आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मशीन लर्निंग को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी जरूरी है और इसका क्या रोड मैप हो सकता है, इसको हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS CubeTech, myself गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के रोड मैप के बारे में कि मशीन लर्निंग सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए और किस तरह से हम एक कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसके रोड मैप को समझते हैं। तो देखिए, रोड मैप समझने से पहले हम ये जानते हैं कि मशीन लर्निंग को सीखने से पहले हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप मशीन लर्निंग में वर्क नहीं कर पाएंगे। अब बेसिकली बात करें तो मशीन लर्निंग को सीखने के लिए आपके पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। इनमें से आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करने वाला हूं वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पाइथन को क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाइथन एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जो कि मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जबकि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिलती है। तो इवन दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर यदि आपको रिसर्च वगैरह करनी है या आपको एक नई एल्गोरिथम वगैरह डेवलपमेंट करनी है, तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। नहीं तो आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। कंपनियां सारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही वर्क करती है, तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जब भी आप यहाँ पे मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप पाइथन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करें एक्सप्लोरी डेटा एनालिसिस को। अब ये एक्सप्लोरी डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मतलब आपके पास जो भी आपने डेटा गैदर किया है, अब डेटा कहीं से भी आप गैदर कर सकते हैं, चाहे किसी वेबसाइट से गैदर कर सकते हैं, चाहे आप किसी के डेटा सर्वर से गैदर कर सकते हैं, या फिर आपके किसी प्लेटफॉर्म से डेटा गैदर कर सकते हैं। तो डेटा कहीं से भी गैदर करने जा रहे हैं, यहाँ पे उस डेटा को आप एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने का मतलब है उस डेटा के अंदर क्या क्या फीचर दे रखे हैं, किस किस तरह के फीचर्स दे रखे हैं, आप उन फीचर को अच्छे तरीके से समझिए कि ये फीचर कैसे और किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके बाद ही आप मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आपको उस फीचर की नॉलेज नहीं होगी, तो मशीन लर्निंग मॉडल जब आप बिल्ड करेंगे तो उस वक्त आपको कौन सा मॉडल यहाँ पे बिल्ड करना है, किस तरीके से मॉडल बिल्ड करना है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इससे पहले क्या करें, आप अपने फीचर को एक्सप्लोर कीजिए कि ये क्या क्या किस किस तरह से परफॉर्म करे, मतलब डेटा का नेचर क्या है। फीचर को एक्सप्लोर करने के बाद में आप फीचर इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसके अंदर आपके पास एक्सप्लोरी डेटा एनालिसिस भी आता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा EDA का पार्ट है। इसके अलावा आपके पास मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग भी आती है, मतलब आपके पास डेटा क्लीनिंग के सारे प्रोसीजर आते हैं। अब डेटा क्लीनिंग के अंदर आपके पास मिसिंग वैल्यू हैंडल हो गई, आउटलायर डिटेक्शन हो गए, एनकोडिंग हो गई, स्केलिंग हो गई, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे आती है। मतलब आपके पास जब आपका डेटा आता है तो वो एक रॉ मटेरियल डेटा होता है। उस रॉ मटेरियल डेटा को आपको एक फिल्टर बना के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए डेटा तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार करके आप वहां जाके डेटा क्लीनिंग को देख सकते हैं। अब देखिए, इस फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, आप फीचर को क्रिएट भी करते हैं, इवन दैट आप यहाँ पे फीचर को डिलीट भी करते हैं। मतलब आप यहाँ पे फीचर को देखते हैं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट है, नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट करते हैं। इवन दैट आप डेटा को क्लीनिंग करने का प्रोसीजर भी इसी के अंदर फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। फीचर सिलेक्शन के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास मान लीजिए आपके डेटा सेट के अंदर आपके पास 115 फीचर है, लेकिन ये सारे 115 फीचर्स आपके पास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उन फीचर का सेलेक्ट करते हैं कि ये वाले फीचर्स हमारे लिए जरूरी है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फीचर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपके पास फॉरवर्ड एलिमिनेशन, बैकवर्ड एलिमिनेशन, यूनिलैटरल सिलेक्शंस, रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस, आपके बाद फीचर सिलेक्शन के लिए आप डिसीजन ट्री, अब ऐसे कोरिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फीचर को सेलेक्ट करने के बाद में अब आपके डेटा सेट का आप नेचर देखते हैं।
डेटा सेट का नेचर का मतलब क्या है, आपके डेटा सेट के अंदर आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्या है। आउटपुट यदि आपके पास कंटिन्यूस इन नेचर का है तो आप चलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। यदि आउटपुट आपके पास कंटिन्यूस इन नेचर की जगह आपका डिस्क्रीट इन नेचर का है तो आप चलते हैं क्लासिफिकेशन एनालिसिस के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी आप एक और चीज सेलेक्ट करते हैं, यदि आपके डेटा के अंदर इनपुट आउटपुट नहीं दिया गया है, यदि आपका डेटा एकदम रैंडम वे के अंदर है तो आप चल जाते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर। तो आप यहां पे क्या करते हैं, अपने डेटा के नेचर को देखते हैं कि डेटा के अंदर क्या डिमांड की गई है, उसके बेसिस पे आप अपनी क्या करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को चूज करते हैं। आप मशीन लर्निंग मॉडल को मतलब आपके पास बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती है, उनमें से आप उनको चूज करते हैं कि हमारे डेटा के लिए परफेक्ट चीज क्या होने वाली है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी है, जैसे रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। उसके बाद आपकी मशीन लर्निंग मॉडल भी यहाँ पे चूज होती है जिनके थ्रू आप ये सारा काम करते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेसर के अंदर आप क्या करते हैं, अपने मॉडल को इंप्रूव करते हैं। मॉडल के इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे है कि यदि आपके मशीन लर्निंग मॉडल आपको 80% एक्यूरेसी दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि बेसिकली आपका जो मॉडल है वो 80% एक्यूरेसी दे रहा है और आप चाहते हैं कि ये और अच्छी एक्यूरेसी दे ताकि ये मॉडल परफेक्टली वर्क करे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने मॉडल को और अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं, उनके अंदर काफी चीजें चेंजेस करते हैं। देन नेक्स्ट चीज आती है आपके पास यहाँ पे अपने मॉडल को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए ग्रेड सर्च सीवी, रैंडमाइज्ड सर्च सीवी एंड आपके पास जेनेरिक एल्गोरिथम, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम्स आती है जो आपके मॉडल को इंप्रूवमेंट करती है, जिसके अंदर एडा बूस्ट, एक्सी बूस्ट जैसे एल्गोरिथम्स आती है जो कि आपके मॉडल को क्या करती है, आपके इंप्रूव करती है। उसके बाद आप यहाँ पे डॉकर एंड कुबरनेट का इस्तेमाल करते हुए मॉडल को आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एंड लास्ट में आप अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लेकर के डिप्लॉयमेंट करने के बीच में ये सारी परफॉर्मेंस की जाती है। यदि आप कोई भी एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने की सोच रहे हैं या कोई भी आप प्रेडिक्शन मॉडल बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ये सारे प्रोसीजर आपको करने होते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि यदि हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि हमारी यहाँ पर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, मतलब हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। तो बेसिकली बात करें तो पाइथन के अंदर हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि इस काम को आसान करती है। इसके अंदर हमारे कुछ मोस्ट पॉपुलर आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे numpy जो कि आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जितने भी नंबर्स रिलेटेड वर्क होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क्स होते हैं, मैथमेटिकल रिलेटेड वर्क होते हैं, वो आपके पास क्या करता है, numpy आपकी हैंडल करता है। उसके बाद आप जब डेटा की एनालिसिस करते हैं, मतलब आप अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर देखते हैं, तो वहां पे आपके पास काम करता है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन जैसी लाइब्रेरीज। ये आपके डेटा की एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करते हैं कि आपका डेटा का नेचर किस तरह से है, डेटा किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। इसके बाद आप बनाते हैं मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए आप scikit-learn का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे SciPy क्या करता है, आपके पास जो भी आपके कांस्टेंट वगैरह की जरूरत होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए आप scikit-learn का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल ऑफ डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। मतलब मशीन लर्निंग से एडवांस वर्किंग यदि आप करना चाहते हैं तो आप डीप लर्निंग की तरफ मूव करते हैं। काफी ऐसे वर्क होते हैं जो मशीन लर्निंग आपका परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब आप यहाँ पे डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है टेंसरफ्लो लाइब्रेरी की, जो कि आपके पास यहाँ पे वर्क करती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपका डेटा टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर है या इमेज फॉर्मेशन के अंदर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको NLTK और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो लाइब्रेरी और जरूरत पड़ती है, जो कि है आपके पास NLTK और OpenCV। NLTK आपके पास टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के लिए काम आती है और इमेज प्रोसेसिंग के लिए यदि आप वर्क कर रहे हैं, मतलब इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास OpenCV लाइब्रेरी वर्क करती है। तो ये थी कुछ लाइब्रेरी जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के जरिए हमने ये सीखा कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बनाते वक्त हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए और इसके लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरी कौन कौन सी हो सकती है।